मैं उस बारे में बोल पा रहा हूँ, कोर्स से संबंधित है, ऐसा कुछ अपने दिमाग में लगा लो। तो धारा 44 के तहत एनडीआरएफ की स्थापना की गई, जो विशेष रूप से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति त्वरित त्वरित का मतलब होता है बहुत तेजी से और विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन वर्तमान में एनडीआरएफ में ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में एनडीआरएफ में टोटल कितनी बटालियन है? आप कहेंगे साहब 16 बटालियन शामिल है वर्तमान में एनडीआरएफ में। ये जो 16 बटालियन शामिल है, ठीक है, इसमें बीएसएफ, ये ध्यान रखना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एआर, असम राइफल्स, एआर मींस असम राइफल्स। तो इनसे प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों से बनी हुई होती है। मतलब एनडीआरएफ में वर्तमान में 16 बटालियन है। अब ये जो एनडीआरएफ की 16 बटालियन है, तो एनडीआरएफ अलग से कोई एक सशस्त्र बल नहीं है बच्चे, ठीक है ना। एनडीआरएफ अलग से कोई एक 1149 कर्मचारी होते हैं। तो टोटल एनडीआरएफ में सदस्यों की संख्या कितनी है? जो एनडीआरएफ बचाव कर रहे हैं आपका, उसमें जो टोटल कर्मचारी हैं आप गुणा कर लेंगे बच्चे 16 गुणा 1149 का, तो इतने इसमें कर्मचारी होते हैं। तो प्रत्येक बटालियन में 1149 कर्मचारी हैं और ये कर्मचारी बच्चे ठीक है पहले से ही वेल ट्रेंड होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक आपदा, कोई जैविक आपदा, कोई रेडियोलॉजिकल और या फिर कोई परमाणु आपदा की स्थिति अगर पूछा जाए कि भाई जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ को संपूर्ण भारत में टोटल कितनी जगह पर स्थापित किया गया है, तैनात किया गया है, तो आप कहेंगे कि सब एनडीआरएफ को स्ट्रेटेजिकली संपूर्ण भारत में टोटल 12 जगहों पर हमने प्लेस किया है। और वो 12 जगह ऐसे सेंसिटिव जोन है जहां पर आपदा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है आमतौर पर। ये 12 स्थान वो हैं चुने हुए स्थान जहां पर बच्चे या तो चक्रा पाया था 2015 में, बहुत जबरदस्त भूकंप था, तो एनडीआरएफ गई थी और एनडीआरएफ ने वहां पर नेपाल में रेस्क्यू किया, बचाव के कार्य किए और जो भूकंप में व्यक्ति ठीक है जो वहां पर फंसे हुए थे, पीड़ित थे, उनको वहां पर तत्काल बचाव और राहत कार्य उपलब्ध कराए। इसके अलावा ठीक है वहां पर रेस्क्यू कैंप बनाए गए, उनके लिए भारत ने बच्चे आर्थिक रूप से ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था अभी 2-3 साल पहले आया 2023 में, तुर्की सीरिया में वो ऑपरेशन दोस्त था, भारत ने वहां पर मदद की। ऑपरेशन ब्रह्मा जब म्यांमार में भूकंप आया था बच्चे, तो वहां पर भी भारत ने अपनी मदद दी थी। तो एनडीआरएफ जो है बाहर भी जाता है। अब एनडीआरएफ धारा 44 में अब है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मतलब जो पूरी चीजों को मैनेज करता है। एनडीआरएफ ठीक है, अपने एनडीआरएफ एक फोर्स है, ये एक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक प्रबंधन संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूट है, ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट है। अब इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? प्रशिक्षण प्रदान करना। इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण देगा, किसको प्रशिक्षण देगा मेरे प्यारे बच्चे? जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनको प्रशिक्षण देगा, रणनीतियां बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा, ठीक है, और बचाव के कार्य, राहत के कार्य कम से कम समय में कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज उनको किया जा सकता है, तो उसके संबंध में स्ट्रेटजी जो है बच्चे एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये दो धारा पहले 42 में है, याद हो गया बच्चे? जी ओके, चलिए उनको भी प्रशिक्षण देता है, ठीक है, अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण की बात करता है। अब भैया सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जितना भी खर्चा होगा ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर कौन सा अध्याय? अध्याय 9। अध्याय 9 की धारा 40 से 48 में, अध्याय 9 की धारा 40 से 48 में आपदाओं के वित्त पोषण के लिए एक बहुत बेहतरीन ढांचे का प्रावधान। देखो होता सब कुछ रुपए पैसे से है, ये बात हकीकत है, लेकिन सब उनके लिए वित्तीय व्यवस्था किस अध्याय में की गई है? आप कहेंगे अध्याय 9 में वित्तीय व्यवस्था की गई है। अध्याय 9 की किस धारा में की गई है मेरे प्यारे बच्चे? तो अध्याय 9 की धारा 40 से 48 में की गई है। टोटल धाराओं की संख्या कितनी है? 79। टोटल अध्यायों की संख्या कितनी है? 11। 11 में से 9 अध्याय, ठीक है, जिसमें इसके लिए बच्चे सुव्यवस्थित वित्त पोषण के ढांचे की व्यवस्था की गई। मतलब एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है कि कैसे रुपया खर्च किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, कितना रुपया खर्च किया जाएगा, तो ये सब है, ठीक है। तो वित्तीय सहायता, मार्जिन मनी, और देखो एक तो इसमें मार्जिन मनी का कांसेप्ट होता है, मार्जिन मनी है एक इसमें, और दो चीजें होती है, मार्जिन मनी होती है और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि होती है, उस पर आधारित है। हालांकि बच्चे 13वीं और विशेष रूप से 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्तीय संरचना में इसके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब इसके लिए एक कोर्स होता है जो कि मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि इसमें फंड होता है, यहां से खर्च किया जाएगा किसी भी आपदा की स्थिति में, यहां से खर्च किया जाएगा। और एक मार्जिन मनी होती है, मार्जिन मनी का मतलब होता है कि अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष श्याम एन के सिंह थे, ठीक है, एन के सिंह थे श्याम जी। तो स्पष्ट उपघटकों में विभाजित किया है, ठीक है। आपदा कोष, आपदा जोखिम प्रबंधन कोष। तो आपदा जोखिम प्रबंधन कोष में 1 रुपया पैसा खर्च किया जाता है प्रतिक्रिया के लिए, ठीक है। एक कोष है, ठीक है, मान के चलो बच्चे एक कोष है, इस कोष का नाम है आपदा जोखिम प्रबंधन कोष। मेरी बात समझना, एक कोष है अखिलेश, इस कोष का नाम है बाबू राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष। इसमें कुछ रुपया है, तो इस रुपए को दो चीजों में खर्च किया जाएगा, एक खर्च किया जाएगा रिएक्शन में, दूसरा खर्च किया जाएगा समन में, मिटिगेशंस और रिएक्शंस में, दो चीजों में खर्च किया जाएगा। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब बच्चे रेस्पॉन्स कब होगा? जब आपदा की स्थिति आ चुकी होगी, जब आपदा हो चुकी होगी तो उसके बाद रेस्पॉन्स होगा, प्रतिक्रिया होगी, आपदा के बाद प्रतिक्रिया होगी, समझना। और मिटिगेशन समन कब होता है बच्चे? पहले ही रोकना, ठीक है, बचाव, राहत, रोकना, समन, उसके लिए बाकायदा ये फंड है एनडीआरएफ जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आपदा आई है तो उस आपदा के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो एनडीआरएमएफ से किया जाएगा। क्लियर है? एनडीआरएमएफ से किया जाएगा, ओके। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, ये फंड है मेरे प्यारे बच्चे। और ये ध्यान रखना इसमें एनडीआरएफ, ठीक है, इसका घटक है, मतलब रुपया कौन प्राप्त करेगा, ठीक है, जो एनडीआरएमएफ है, एनडीआरएमएफ फंड है, उस फंड से रुपया किसको दिया जाएगा? एनडीआरएफ को दिया जाएगा, ठीक है। उससे रुपया मेरे प्यारे बच्चे आवंटन का अनुपात कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 80% होगा। किसके लिए? रेस्पॉन्स के लिए 80% रेस्पॉन्स के लिए एनडीआरएफ को दिया जाएगा, 20% मिटिगेशन के लिए एनडीएमएफ को दिया जाएगा, है राष्ट्रीय आपदा। ये वाला जो फंड है मेरे प्यारे बच्चे आपका, अरे भाई पीछे हो, अभी जो आपका राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष है, प्रबंधन कोष का बच्चे देखिए रेस्पॉन्स में रुपया 80% जाएगा, रेस्पॉन्स में 80% रुपया खर्च होगा, एनडीआरएफ को दिया जाएगा वो 80% रुपया। एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, ठीक है, तो मान के चलिए इसमें 100 रुपया है, फंड में कितना रुपया है? 100 रुपया है बाबू, मान के चलो। तो ये जो फंड में 100 रुपया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट फंड, देखो किसके लिए बच्चे? एनडीआरएफ रिस्पांस करेगा। और मिटिगेशन कौन करेगा आशीष? मिटिगेशन करेगा बच्चे एनडीएमएफ, तो एनडीएमएफ को 20% जाएगा। ऐसे ही हर एक राज्य का भी अपना कोष होता है, उस राज्य के कोष को कहते हैं एसडीआरएमएफ, राज्य के कोष को क्या कहेंगे? एसडीआरएमएफ, ये राज्य का कोष है, राज्य के कोष को एसडीआरएमएफ कहते हैं बच्चे। अब इसका 80% रुपया राज्य स्तर पर जो बच्चे आपकी फोर्स होती है एसडीआरएफ, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो स्टेट डिजास्टर रिएक्शन फोर्स या रिस्पांस फोर्स को 80% है। इसमें फंडिंग का क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें 75% केंद्र फंड करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई एसडीआरएफ में जो राज्य स्तर की निधि है इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसमें आपके 75% केंद्र का और 25% राज्य का, 75% केंद्र और 25% राज्य। तो एसडीआरएफ में ये जो फंड होता है मेरे प्यारे बच्चे एसडीआरएफ, इसमें 75:25 होता है। अगर 100 रुपया है तो 75 रुपया केंद्र का होगा, 25 रुपया इसमें राज्यों का होगा, गेट इट। रेशियो 10 होता है, उसमें 90 रुपया केंद्र देगा। कौन कौन से राज्यों के लिए? जितने भी हिमालय और पूर्व उत्तर राज्य, हिमालय राज्यों में अगर बात करें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, आपका सिक्किम है, और पूर्व उत्तर के जितने भी राज्य हैं 7 सिस्टर, तो उन राज्यों में अगर कोई भी आपदा है और उन राज्यों की आपदा की जो एसडीआरएफ उनका जो फंड है मेरे प्यारे बच्चे, उस फंड में 90% केंद्र का होता है, 10% राज्यों का होता है, ठीक है ना। अब इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है ये जो एनडीआरएफ है। एनडीआरएफ मींस राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, समझना। एनडीआरएफ मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, ये है एनडीआरएफ। अब आपको एनडीआरएफ के बारे में समझना कि सब एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। एनडीआरएफ राष्ट्रीय भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा धारा 41 में की गई है। समझ में आई बात? एक बार बताओ, आई समझ को, सभी को समझ में आई ये बात? बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में। तुम लोग स्थानीय अधिकारी हो, तुम भविष्य के लेखपाल हो, तो बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद आप सभी को पता है बच्चे कि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय निकायों को आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका दी है।
73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय निकायों को आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। पीआरआईज का मतलब होता है बच्चे, ठीक है ना, जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वह ना केवल प्रतिक्रिया में बल्कि समन्वय में भी प्रभावी है। पीआरआईज ना केवल प्रतिक्रिया में बल्कि वह समन्वय में भी क्या है, प्रभावी है। जो पीआरआईज है, पीआरआईज ना केवल प्रतिक्रिया में बल्कि वह बेटा समन्वय में भी प्रभावी है, क्योंकि उनके पास स्थानीय संसाधनों और सामाजिक भेद्यता की गहरी समझ होती है उनके पास, है ना। चलिए अब हम बात करें की टीकाकरण जागरूकता और प्रवासियों की सहायता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आपने देखा होगा जब कोविड-19 था तो कोविड-19 के दौरान जो लोग बाहर से आ रहे थे, शहरों से आ रहे थे, तो हर एक गांव में, जैसे उन गांव के जो स्कूल्स हैं, उन गांव के जो पंचायत घर हैं, वहां पे क्वारंटाइन हाउस बनाए गए थे, ठीक है, वहां पे क्वारंटाइन हाउस बनाए गए थे, ठीक है ना। मेरे एक साथी वो कह रहा था कि सर मैंने भी आपदा मित्र की ट्रेनिंग ली है, तो वो आपदा मित्र योजना संस्थागत बनाने के लिए एनडीएमए, ठीक है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने आपदा मित्र योजना संचालित की। इसके तहत टोटल 350 ऐसे जिले जहां पर आपदा आ सकती है, वहां पर 1 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। उनमें से एक बच्चा भी है जो कह रहा था कि सर मैंने आपदा मित्र की ट्रेनिंग ली। कौन बच्चा है वो बताना? विवेक यादव कह रहा है। यस, विवेक ने लिया है, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये संचालित है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये संचालित है। कितने जिलों में बच्चे? ठीक है, लगभग 350 जिलों में। ये 350 जिले कौन से हैं जहां पर आपदा प्रवण जिले, आपदा प्रवण का मतलब है जहां पर आपदा आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, वहां पर 1 लाख लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई, ठीक है ना, सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। और ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स होंगे। क्या होंगे ये क्या होंगे? ये है अधिनियम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें बड़े कड़े दंडात्मक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था और राहत कार्यों में कोई बाधा ना आए, ठीक है। मान के चलिए आपदा के समय राहत कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न करता है या सार्वजनिक व्यवस्था को तहस-नहस करता है, तो इसके लिए अपराध और दंड का भी प्रावधान है, मतलब अपराध के संदर्भ में दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो अधिनियम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें बड़े कड़े दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि बड़े जरूरी हैं। जो दंडात्मक प्रावधान के समय में बच्चे किसी भी प्रकार का कोई राहत कार्य हो रहा है तो आप सरकारी अधिकारियों के कार्य में बाधा डाल रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो क्या होगा? 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना होगा और जीवन हानि पर 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। अगर किसी की जीवन की हानि होती है, अगर आपने सरकारी अधिकारियों के कार्य में बाधा डाला और आपके सरकारी अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने पर बच्चे आपको सामान्यतः 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना, और अगर किसी की जीवन हानि हो गई आपकी बाधा डालने से, तो आपको 2 वर्ष तक की सजा होगी। धारा 51 धारा 52 में राहत प्राप्त करने के लिए झूठे दावे अगर आप करते हैं, राहत प्राप्त करने के लिए अगर आपने कहा कि साहब मेरा भी परिवार था उसमें, आप मुआवजा मांग रहे हो कि साहब मेरा भी इसमें कोई अपना चला गया, खो गया मेरा अपना, ठीक है, वो काल के गाल में समा गया, मेरा भी कोई अपना, झूठे दावे जबकि आपका कोई अपना नहीं था, केवल इसलिए क्योंकि आप सरकारी मुआवजा प्राप्त कर सकें और वो बाद में आपका दावा झूठा निकला, तो आपको 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। कितना? 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 53 है राहत सामग्री या धन का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना होगा। राहत सामग्री धन का उपयोग, धारा 53 में, ठीक है, 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना। धारा 54 झूठी चेतावनी फैलाकर दहशत पैदा करते हैं, अगर आप झूठी चेतावनी फैलाकर दहशत पैदा करते हैं तो 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना होगा। तो धारा 51 में अगर आप सरकारी अधिकारियों के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, धारा 51 जी, ठीक है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम था बच्चे 2005, आप सब लोगों ने पढ़ा ही ना, वो है ना। व्हाट्सएप चैनल का नाम बता दो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि 2005 के अधिनियम के कार्यान्वयन के 2 दशकों बाद, जब 2005 का अधिनियम का कार्यान्वयन हुआ तो उसके लगभग 20 साल बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों और जलवायु जोखिमों के कारण कुछ सुधारों की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 लाया गया, जिसे 2025 में व्यापक रूप से लागू किया गया इसको, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब कि ये जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस मतलब आप ये मान के चलिए डेटाबेस इज अ फाइल, ठीक है, जिसमें सारी जानकारी होती है, उसको आप डेटाबेस कहेंगे। तो देखो डेटाबेस है क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर देता हूं कि हमारे पास रोजगार के पास जितने भी स्टूडेंट अभी तक पढ़े हैं, जितनी भी मीटिंग जितनी भी समन की योजनाएं चल रही हैं, उन सभी समन की योजनाओं का नाम होगा, उन सभी समन की योजनाओं का प्रभाव होगा, उन सभी समन योजनाओं का तरीका कि वो कैसे चल रही हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जोखिम का आकलन और आपदाओं का जो वास्तविक समय है बच्चे उसका डेटा सेव किया जाता है कुल मिलाकर, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं डेटाबेस। मतलब जैसे मान के चलिए कि अगर राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस प्रदान किया गया है, जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी अगस्त 1999 में, ठीक है, उसी उच्च स्तरीय समिति और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, ठीक है, को अब वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। वो दोनों समितियां वैधानिक दर्जा प्रदान कर दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। एनडीएमए और एसडीएमए अब केवल अनुमोदन करता नहीं होंगे बल्कि वे स्वयं आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए भी, ठीक है, उत्तरदायी होंगे। एनडीएमए और एसडीएमए है, ठीक है। अगर हम बात करें तो गुजरात के तट पर बच्चे 2023 में जो चक्रवात बिपरजॉय आया था, इस भीषण चक्रवात के दौरान प्रभावी चेतावनी 1 लाख से अधिक लोगों की निकासी और एजेंसियों के बीच में जबरदस्त उत्कृष्ट समन्वय और इसमें मानव और पशु हानि लगभग शून्य रही थी। चक्रवात बिपरजॉय जबरदस्त चक्रवात था, गुजरात के तट पर आया था मेरे प्यारे बच्चे, 1 लाख लोगों से अधिक लोगों को निकाला गया और जन धन की हानि बिल्कुल जीरो थी बच्चे। ऐसे ही 2024 में चक्रवात रेमल आया, इसमें उपग्रह डेटा, इनसेट 3D और एआई आधारित पूर्वानुमान मॉडलों के उपयोग से बच्चे वहां से लोगों की निकासी को बहुत सटीक बनाया गया। चक्रवात के आने से पहले, चक्रवात रेमल के आने से पहले लोगों को वहां से निकाल दिया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा हो पाई, ठीक है, बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा हो पाई मेरे प्यारे बच्चे उससे।